नमस्कार। अपने इस चैनल में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं लॉस एंजलिस डॉजर्स और अटलांटा ब्रेव्स के बीच में जो मैच होने वाली है और बनाने वाले हैं ड्रीम 11 की टीम। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि हम लोग जो है हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ख़त्म होते होते तक मैं आपको इतना नॉलेज दे दूँ कि आप खुद से एक अच्छी टीम बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पिचर सेक्शन में चलते हैं, क्योंकि मैंने दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है जहाँ पे उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि कौन से पिचर्स स्टार्ट करने वाले हैं। एक रैंडम टीम बनाकर दे देते हैं और फिर क्या होता है, आप लोग उस टीम से लगाओगे और हार जाओगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर मैं आपको हर एक प्लेयर के बारे में बताऊँगा ताकि लाइनअप आने के बाद आप खुद से एक अच्छी टीम बना सकते हो। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो @बेसबॉल फैंटेसी खोजिए टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पिंड कमेंट में जो लिंक होगी उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉस एंजलिस डॉजर्स के लिए व्हीलर स्टार्ट करते हुए नज़र आएंगे और वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं अटलांटा ब्रेव्स की तरफ से तो मॉर्टन स्टार्ट करते हुए नज़र आएंगे। व्हीलर की बात करूँ तो व्हीलर काफ़ी अच्छे पिचर हैं, लेकिन एक जो इनके साथ प्रॉब्लम है, ये स्ट्राइक आउट परसेंटेज काफ़ी कम लेते हैं। हालांकि ये लंबी पिच करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर पिच करने को देखें तो ये 7 से 8 इनिंग तक पिच कर लेते हैं। एक गेम इन्होंने ब्रेव्स के खिलाफ खेली है जिसमें इन्होंने 7 इनिंग पिच की थी, 2 रन खाए थे, 4 हिट दी थी, 2 बेस ऑन वॉक दी थी और इसके साथ 5 स्ट्राइक आउट ली थी। तो ब्यूलर जो है एक डिसेंट पिक बनते हैं अटलांटा ब्रेव्स के सामने। लेकिन अगर मॉर्टन की बात करूँ तो मॉर्टन कल सरप्राइज पिक के रूप में आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने डॉजर्स के सामने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। अगर मॉर्टन की बात करें तो डॉजर्स के सामने इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। 2 गेम में इन्होंने स्टार्ट किया है जिसमें 11 इनिंग पिच की है, 3 रन खाए हैं, 7 हिट्स दी है, 2 बेस ऑन वॉक दिया और 13 स्ट्राइक आउट लिया। मतलब स्ट्राइक आउट परसेंटेज इनका काफ़ी अच्छा है। थ्रू आउट द सीज़न भी इनका स्ट्राइक आउट परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। अगर आपको विश्वास न हो तो इनके परफॉर्मेंस में देखिएगा, 2-3 ही टीम के खिलाफ इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उसमें से एक आपको दिखेगा डॉजर्स के खिलाफ 26 पॉइंट की। तो ये डॉजर्स के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं और इसीलिए ये ग्रैंड पिक के सबसे पहले चॉइस होंगे। ग्रैंड लीग के सबसे पहले पिक आपको यहाँ पे मॉर्टन नज़र आएंगे। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैचर की तरफ चलते हैं तो 2 कैचर यहाँ पे TD अर्नॉड और विल स्मिथ। यहाँ पे ब्लाइंड चॉइस है विल स्मिथ। हालांकि सरप्राइज़ ये है कि इनका परसेंटेज अभी 65% सिलेक्शन ही है, इनका 90+% सिलेक्शन होना चाहिए था। अब वो मैच के अंत आते आते तक हो भी जाएगा 90+%। वो देखते हैं। विल स्मिथ यहाँ पे ऑब्वियस चॉइस है, आंख बंद कर आप विल स्मिथ को ट्रस्ट कर सकते हैं। मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर और अपनी टीम के लिए डॉजर्स के लिए 3 होम रन इन्होंने लगाए हैं। 3 होम रन जो है डॉजर्स के लिए सबसे ज़्यादा होम रन इन्होंने विल स्मिथ पोस्ट सीजन के गेम्स में लगाए हैं। तो विल स्मिथ यहाँ पे ब्लाइंड चॉइस बनते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग अटलांटा ब्रेव्स। अटलांटा ब्रेव्स जो है 4 गेम की जो सीरीज़ है डॉजर्स और ब्रेव्स के बीच में, उसमें से 2-0 से अटलांटा ब्रेव्स जीत रही है और 2-0 से जीतने का सबसे बड़ा श्रेय यहाँ पे जाता है ऑस्टिन रिले और जॉक पैडरसन को। तो जॉक पैडरसन और ऑस्टिन रिले इनके बैकबोन हैं, तो इन दोनों को तो मिस नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं जॉक पैडरसन की, तो जॉक पैडरसन जो है इस पोस्ट सीजन के गेम में इन्होंने 3 होम रन लगाए हैं, जो कि अटलांटा ब्रेव्स के लिए सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ इन्होंने 357 की एवरेज भी मेंटेन की है, जो कि बहुत ही अच्छी एवरेज मानी जाती है बेसबॉल में। इसके अलावा इनका जो है व्हीलर के सामने रिकॉर्ड देखें भी तो काफ़ी अच्छा है जॉक पैडरसन का। तो जॉक पैडरसन यहाँ पे आपके लिए ऑब्वियस चॉइस बनते हैं। इसके अलावा एडी रोज़ारियो हार्ड हिट नहीं करते हैं, वो आपको सॉफ्ट हिटिंग करते हुए नज़र आएंगे। मतलब आपको सिंगल्स और डबल्स से पॉइंट देते हुए नज़र आएंगे। तो एडी रोज़ारियो आपके लिए यहाँ पे एक दूसरे ऑब्वियस पिक बनते हैं। यहाँ पे तीसरे प्लेयर जो यहाँ पे खेलते हुए नज़र आएंगे वो है डुवल। लेकिन डुवल को लेने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि डुवल का रिकॉर्ड जो है व्हीलर के सामने काफ़ी ख़राब है। व्हीलर के सामने ख़राब होने के साथ साथ जो है इन्होंने वैसी कुछ नोटेबल परफॉर्मेंस जो है पोस्ट सीजन के गेम्स में की भी नहीं है। तो यहाँ पे डुवल को अभी हम लोग छोड़कर चलेंगे। 11 क्रेडिट में बहुत महंगे पिक हैं और क्रेडिट इशूज़ तो ड्रीम 11 की आजकल हर गेम्स में आती है। तो यहाँ पे क्रेडिट मैनेज करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऑस्टिन रिले ब्लाइंड चॉइस, इन्हें आप मिस नहीं कर सकते। कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे बड़े कंटेंडर यहाँ पे बन के आएंगे ऑस्टिन रिले। तो ऑस्टिन रिले को यहाँ पे लेते हुए हम लोग आगे चलेंगे। फ्रेडी फ्रीमैन की बात करें तो फ्रेडी फ्रीमैन जो हैं उनका जो नॉर्मल सीजन में परफॉर्मेंस रहा था वो काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन पोस्ट सीजन के गेम्स में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं और यहाँ पे 13 क्रेडिट के हिसाब से तो बहुत ही महंगे पिक हैं। तो आप जो है
फ्रेडी फ्रीमैन को अभी ग्रैंड लीग का चॉइस बनाकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेडी फ्रीमैन यहाँ पे ग्रैंड लीग के लिए सबसे दूसरे नंबर के पिक होंगे। पहले हमारे मॉर्टन थे, दूसरे नंबर के पिक यहाँ पे फ्रेडी फ्रीमैन होंगे। तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं ऑजी एल्विस। ऑजी एल्विस की अगर हम लोग बात करें तो ऑजी एल्विस जो है वो लेफ्ट हैंडेड पिचर्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं लेफ्ट हैंडेड पिचर के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कल व्यूलर को फेस करते हुए, वो राइट हैंडेड पिचर हैं व्यूलर, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट ना डाले और 13 क्रेडिट के हिसाब से ऑजी एल्विस एक महंगे पिक बन जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं ऑजी एल्विस की, तो ऑजी एल्विस ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस किया है पोस्ट सीजन के गेम्स में, तो इसीलिए हम लोग अभी इन पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और व्यूलर की अगर हम लोग पिचिंग कैपेबिलिटी के बारे में देखें तो व्यूलर जो है 7-7, 8-8 इनिंग तक उन्होंने पिच किया। यहाँ तक कि 9th इनिंग भी व्यूलर ने कितने मैचेस में, 2-3 मैचेस में व्यूलर ने 9 इनिंग तक भी पिच की है। तो व्यूलर एक लंबे इनिंग तक पिच कर जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि वैसे प्लेयर्स जिनका रिकॉर्ड ब्यूलर के सामने ख़राब है, उनको लेना यहाँ पे और भी ज़्यादा रिस्की बनता है। तो ऑजी एल्विस 13 क्रेडिट में बहुत ही अच्छे पिक नहीं हैं। इनको अभी हम लोग ग्रैंड लीग में भी सजेस्ट नहीं करेंगे, ऑजी एल्विस को छोड़कर चलेंगे। डांसबाई स्वानसन की बात करें तो डांसबाई स्वानसन जो है यहाँ पे डिसेंट परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। हालांकि फिर भी अगर हम लोग देखें 11.5 क्रेडिट के हिसाब से बहुत ही महंगे पिक हैं, ना ही स्मॉल लीग ना ही ग्रैंड लीग में लेने के लिए अभी हम लोग सजेस्ट करेंगे। तो ये बात रही ब्रेव्स के प्लेयर्स के बारे में। अब हम लोग चलते हैं डॉजर्स के प्लेयर के बारे में। डॉजर्स के प्लेयर के सबसे कंसिस्टेंट जो अगर हम लोगों को परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते हैं वो है मूकी बेट्स। मूकी बेट्स जो है 12.5 क्रेडिट को बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं और यहाँ पे आपके लिए ब्लाइंड पिक बनते हैं। मूकी बेट्स को आप छोड़ नहीं सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखिएगा अगर नॉर्मल भी तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको करते हुए नज़र आएंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे कंटेंडर बनकर आते हैं मूकी बेट्स, जिनका रिकॉर्ड जो है मॉर्टन के सामने भी अच्छा है और पोस्ट सीजन के गेम्स में सबसे कंसिस्टेंट अगर डॉजर्स के कोई प्लेयर हैं तो मूकी बेट्स। क्रिस टेलर यहाँ पे बहुत ही इनकंसिस्टेंट है और एक सरप्राइज़ पिक के रूप में आपके पास आ सकते हैं। हालांकि पिछले 2-3 गेम्स में क्रिस टेलर ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, इसीलिए क्रिस टेलर को अभी हम लोग यहाँ पे आगे लेकर चलते हैं। एलन पॉलक की बात करें तो एलन पॉलक ने जो है अपनी वीकनेस बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज कर दी है, जिसके कारण जो है एलन पॉलक यहाँ पे एक्साइटिंग पिक नहीं बनते हैं। अब देखिए कि पिछले ही गेम में क्या हुआ। पिछले गेम में जो थे जितने भी पिचर इनके सामने आए, उन्होंने इनको चेंजअप के ऊपर चेंजअप डाला और सारे पिचेस में वो स्ट्राइक आउट होते हुए चले गए। तो ये अपनी वीकनेस को बिल्कुल पूरी तरह एक्सपोज कर चुके हैं, जो पिचर्स के द्वारा इसका एडवांटेज लिया जाता है। तो एलन पॉलक जो है ग्रैंड लीग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज़रूर एलन पॉलक को, क्योंकि एलन पॉलक जो थे एक वक्त में काफ़ी अच्छी एक्साइटिंग पिक हुआ करते थे, लेकिन हाल फिलहाल के पिछले 5-6 गेम्स में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है। हालांकि अगर हम लोग नॉर्मल सीज़न में बात करें तो नॉर्मल सीज़न में इन्होंने 301 का एवरेज मेंटेन करके चला था, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो एलन पॉलक हमारे लिए तीसरे ग्रैंड लीग के चॉइस बनते हैं यहाँ पे। कॉडी बैलिंजर को मैं लेकर चल रहा हूँ। कॉडी बैलिंजर को लेने का वजह ये है कि हमारी जो है 9.5 क्रेडिट में अवेलेबल है, एक क्रेडिट सेवर के रूप में काम करेंगे। हालांकि इनका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं रहा है कॉडी बैलिंजर का, और अगर देखें तो ये भी एक बहुत ही इनकंसिस्टेंट प्लेयर के रूप में आए हैं डॉजर्स के लिए। तो कॉडी बैलिंजर से ज़्यादा अभी हमको एक्साइटिंग लगते हैं यहाँ पे गवीन लक्स। गवीन लक्स जो 9 क्रेडिट में अवेलेबल है, गवीन लक्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग पिक हैं। लेकिन आज फिर मैं यहाँ पे अगर 0.5 क्रेडिट बचती मेरे पास तो एलन पॉलक के ऊपर मैं जाने की कोशिश करता, लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉडी बैलिंजर को लेकर चलते हैं। एलन पॉलक की चांसेस जो है खेलने के कम बनते हैं, क्योंकि लास्ट गेम में जस्टिन टर्नर जो थे नेक इंजरी से अनअवेलेबल थे, जिसके कारण जो है एलन पॉलक ने खेला था। अगर जस्टिन टर्नर वापस आते हैं तो जस्टिन टर्नर सीधे एलन पॉलक की जगह पे खेलेंगे और एलन पॉलक को बाहर जाना पड़ेगा, ख़ास करके ऐसे वक्त में जब उन्होंने इतनी अपनी वीकनेस को एक्सपोज कर दिया और सारे पिचर जो हैं उनके वीकनेस को अपना हथियार बनाते हैं। यहाँ पे जो अगले प्लेयर चलते हैं हम लोग, कोरी सीजर्स। कोरी सीजर्स 11.5 क्रेडिट के हिसाब से एक नॉर्मल पिक है। हालांकि जो है नॉर्मल सीज़न में लास्ट में नॉर्मल सीज़न के लास्ट में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, लेकिन पोस्ट सीज़न के गेम्स में वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करते आ रहे। 219 का एवरेज एक अच्छा एवरेज नहीं माना जाता है। 219 के एवरेज से उन्होंने 32 एट बैट में 7 स्ट्राइक की है, जो कि बहुत
अच्छी नहीं है कोरी सीजर के पोटेंशियल के हिसाब से। यहाँ पे जो है ट्री टर्नर की बात करें, ट्री टर्नर आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। ट्री टर्नर भी एक वक्त में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग पिक होते थे, तो यहाँ पे हमारे चौथे ग्रैंड लीग के पिक बनते हैं ट्री टर्नर। ट्री टर्नर बहुत ही एक्साइटिंग पिक है, लेकिन क्या है कि हाल फिलहाल में उनकी भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी उभर कर आई नहीं है। तो यहाँ पे ट्री टर्नर जो है 13.5 क्रेडिट के हिसाब से महंगे हो जाते हैं, खास करके उनकी रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। मूकी बेट्स मैक्स मंसी अनअवेलेबल हैं, तो मैक्स मंसी के ऊपर हम लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए गवीन लक्स के ऊपर चलते हैं। गवीन लक्स जो है डिसेंट परफॉर्मर है, एक सरप्राइज पैकेज के रूप में आते हैं। जिस मैच में वो चलेंगे वो अच्छी खासी 15 से 20 पॉइंट देकर जाएंगे, वरना 4 से 6 पॉइंट आपको, कम से कम 4 से 6 पॉइंट जो है एक मैच में ज़रूर देते हुए नज़र आएंगे गवीन लक्स। तो गवीन लक्स जो है यहाँ पे एक डिसेंट पिक है, 9 क्रेडिट के हिसाब से एक अच्छे क्रेडिट सेवर के रूप में आ सकते हैं। जस्टिन टर्नर खेलते हैं कल, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि किसी तरह मैं जस्टिन टर्नर को एडजस्ट कर लूँ। हालांकि एक क्रेडिट यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि जस्टिन टर्नर को हम लोग किसी तरह भी मेंटेन कर ले। जस्टिन टर्नर जो है ये भी उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है इनकी, लेकिन ख़ास करके जो इस गेम के लिए एक्साइटिंग पिक ये लगती है कि मॉर्टन के ख़िलाफ़ जो है जस्टिन टर्नर का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। उन्होंने 400 की एवरेज मेंटेन की है 10 एट बैट में मॉर्टन के ख़िलाफ़। तो यहाँ पे जस्टिन टर्नर काफ़ी अच्छे पिक आ सकते हैं इस गेम में, और ग्रैंड लीग के लिए यहाँ पे हमारे 5वें पिक बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने अच्छी खासी नॉलेज दे दी। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो आपको जो है स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो व्योलर आपके लिए ज़रूर कैप्टन बनते हैं। इसके अलावा आप मॉर्टन को अगर लेकर आते हैं तो मॉर्टन आपके लिए ऑब्वियस चॉइस है। दूसरे जो चॉइस बनते हैं वो है मूकी बेट्स, और तीसरे चॉइस जो है ऑस्टिन डिले, और चौथे जॉक पैडरसन। ये 4 चॉइस जो हैं, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप क्रिस टेलर पे भी थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं। तो ये 5 के अलावा आप उन ज़्यादा प्लेयर्स पे फोकस ना करें तो बेहतर है। मेरे ख्याल से कोरी सीजर्स और वगैरह वगैरह, इडी रोज़ारियो, इन सारे लोगों को आप ना सिलेक्ट करें अभी तो अच्छा है कैप्टन वाइस कैप्टन के अलावा। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत रिस्क विल स्मिथ पे भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टीम के लिए सबसे ज़्यादा 3 होम रन लगाए हैं पोस्ट सीजन के गेम्स में, तो ये भी आपके लिए एक छोटे मोटे अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल गई है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले मैच में। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।